बिपरजॉय चक्रवात का खतरा जैसे जैसे गुजरात के करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे गुजरात सरकार की तैयारियां भी जोर पकड़ती जा रही हैं। अब जबकि कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रह गया है और कहा जा रहा है कि 15 तारीख की शाम 5 बजे के आसपास जखौ के आसपास बिपरजॉय चक्रवात जो है लैंड कर सकता है, तो ऐसे में तमाम पोर्ट जो है तटीय इलाकों के बंद कर दिए गए हैं। जो निचले इलाके हैं वहां से करीबन 47,000 से भी ज्यादा लोगों को स्थानांतरित कर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। इसके साथ साथ सगर्भा महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो करीबन 400 के आसपास महिलाएं हैं जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर या अभी अस्पताल के अंदर शिफ्ट किया गया है। इसके साथ साथ ये भी देखरेख की जा रही है कि राहत सामग्री पूरी तरह से फूड पैकेट, ये तमाम चीजें तैयार की गई है। सेना की टुकड़ियां, आसपास के तमाम ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां पर सेना की अलग अलग टुकड़ियां जो है वो किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखी गई हैं। तूफान किसी भी वक्त आके टकरा सकता है। 15 तारीख की शाम का वक्त दिया गया है। तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, समुद्र की लहरें उफान पर है। तूफान के आने की जो तैयारी है उसके साथ साथ प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद नजर आ रहा है। कैमरा प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, कच्छ, न्यूज़ 24। 14 और 15 जून की तारीख बेहद ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों दिनों पर खासा ख्याल रखना है, खास करके महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों को, और वो भी वो लोग जो समंदर किनारे रहते हैं, क्योंकि बिपरजॉय तूफान जो कि अरब सागर से उठा है वो कभी भी ज़मीनी सतह से टकरा सकता है और ऐसे में बड़ी तबाही भी मचा सकता है। फिलहाल जो है इस तूफान का असर साफ तौर पे दिख रहा है। ज़्यादातर जो अलर्ट है वो गुजरात में है, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र में भी इस तूफान की आशंका को कम नहीं आंका जा सकता। लहरें पूरी तरीके से उफान पर है, हवाएं काफ़ी तेज चल रही है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है मुंबई की हवाओं को लेकर करीब 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा जो है वो बह रही मुंबई में। इस बिपरजॉय की तूफान को लेकर प्रशासन भी खासा अलर्ट है। गुजरात में तो काफी अलर्ट है ही, लेकिन महाराष्ट्र भी पीछे नहीं है। एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट रखा गया है, क्योंकि पिछला जो अनुभव रहा है तूफान को लेकर वो सही नहीं रहा है। पिछले 2 बार इस तरीके का चक्रवाती तूफान महाराष्ट्र और गुजरात में आ रखा है, जिसमें कई लोगों के जान माल का नुकसान हुआ था, और उसी के अनुभव को देखते हुए इस बार भी प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है, काफ़ी अलर्ट है। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। हरियाणा में आज भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आज हरियाणा बंद की काल दी हुई थी, लेकिन इसका ज़्यादातर जो असर है वो चाहे वो केएमपी हो, बहादुरगढ़ हो या झज्जर के कुछ हिस्सों में दिखाई दिया। बेशक पुलिस ने कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 800 के लगभग जवानों की तैनाती की गई थी और अलग अलग कंपनियों को तैनात किया गया था, और इसी के चलते ही केएमपी पर बने टोल बैरियर पर किसान इकट्ठा हुए, उन्होंने हवन यज्ञ किया और उसके बाद जो रास्ता था वो पूरी तरह रोक दिया गया। और वहीं पर किसान मांग कर रहे हैं कि एसवाईएल का राज्य सरकार जल्दी ही निर्माण करवाए और बृजभूषण सिंह के शर्म की जो गिरफ्तारी है उसको जल्दी किया जाए, और इसी के चलते ही फसलों के ऊपर एमएसपी दिया जाए। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद अब चर्चा जोरों पर है कि बिहार में कभी भी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों की माने तो रत्नेश सदा को संतोष मांझी के जगह पर मंत्री बनाया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट का विस्तार 16 जून को होने जा रहा है। इस कैबिनेट विस्तार में रत्नेश सदा को मंत्री बनाया जा रहा है। रत्नेश सदा सुबह 10:30 पर मंत्रिमंडल का शपथ लेंगे। इस दौरान सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। नीतीश कैबिनेट विस्तार में फिलहाल रत्नेश सदा को ही जगह मिली है। इसके अलावा किसी नेता को इस कैबिनेट विस्तार में जगह नहीं दी गई है। माना यह भी जा रहा है कि अगर कैबिनेट का विस्तार होगा तो आरजेडी कोटे और कांग्रेस कोटे से भी कुछ नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार की महागठबंधन सरकार पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह अवसरवादियों का सरकार है और जनता ने इसे वोट नहीं दिया था, यह सिर्फ जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे यह सरकार चल रही है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार जिस महागठबंधन के नेता बने हुए हैं वो पूरी तरीके से जुगाड़ टेक्निक पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा
कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी यह नई सरकार 1-2 सालों में 5 से 10 लाख नौकरियां दे देती है तो मैं इनके समर्थन में अपना जन स्वराज अभियान वापस ले लूंगा, क्योंकि बिहार के लोगों के हित में ऐसा हुआ तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो उन्हें समय पर आज सरकार तनख्वाह नहीं दे रही है, तो ये सरकार कई नौकरियां कहां से दे पाएगी। प्रशांत किशोर ने यह कहा कि उनकी राजनीति में आए हुए भी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन बिहार की राजनीति 180 डिग्री घूम गई है और अभी चुनाव के पहले यह राजनीति और भी कई बार 180 डिग्री घूमेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नीतीश सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे। इस विज्ञापन से मचे हुए बवाल को शांत करने के लिए अब शिवसेना की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस विज्ञापन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर को भी वहां पर रखा गया है। इसके अलावा बाला साहब ठाकरे और आनंद नेगी की तस्वीर को भी इस इश्तिहार में शामिल कर दिया गया है। महाराष्ट्र की जनता को कोटि कोटि नमन के साथ शुरू हुए इस विज्ञापन में बताया गया है कि महाराष्ट्र की 84% जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखती है। इसके अलावा बताया गया है कि 49.3% जनता शिंदे फडणवीस को आशीर्वाद दे रही है। 62% जनता का मानना है कि महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार अच्छा और तेजी से काम कर रही है। इसके अलावा इस विज्ञापन में बताया गया है कि 46.4% जनता को अब लगता है कि महाराष्ट्र में फिर से शिवसेना बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। कैमरामैन अंचल के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र सरकार के विज्ञापन को लेकर राज्य में सियासत तेज हो गई है। उद्धव गुट ने सामना के जरिए शिंदे और फडणवीस सरकार को निशाने पर लिया है। सामना के संपादकीय में कहा गया है कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार विज्ञापनबाज सरकार है। इतना ही नहीं, सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि जो बाला साहेब ठाकरे का नहीं हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होगा। दरअसल शिंदे सरकार ने सभी अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित किया है। इस विज्ञापन में कहा गया है कि राष्ट्र में मोदी और महाराष्ट्र में शिंदे। इस विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तस्वीर लगी है, लेकिन शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर नहीं लगाई गई है। सामना में कहा गया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे को अब हमेशा से अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, लेकिन महज 10 महीने के अंदर ही अंदर वो बाला साहेब ठाकरे को भूल गए हैं। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज 5 महीने ही बचे हैं, लेकिन चुनावी शंखनाद की शुरुआत लगातार होती जा रही है। प्रियंका गांधी ने जबलपुर से चुनावी शंखनाद किया, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद भोपाल से करेंगे। भोपाल में 27 जून को प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और इस दौरान देश भर के 10 लाख बूथों पर से जो डिजिटल रैली है उसके लिए चयनित 2500 लोगों को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में 64,000 से ज्यादा बूथों पर बूथ समिति से लेकर बूथ अध्यक्ष, बूथ कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुख को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो ये बेहद अहम माना जा रहा है। बूथ स्तर पर प्रधानमंत्री खुद संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को, लोगों को, और ताकि डिजिटल के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा देश भर की जनता या मध्य प्रदेश की जनता से जोड़ा जा सके। इसके साथ ही 2023 के साथ अगर इसे देखा जाए तो 2024 के लिहाज से भी प्रधानमंत्री का ये जो संबोधन है बड़ा अहम और दौरा भी बड़ा अहम माना जा रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। डीएमके के वरिष्ठ नेता और तमिलनाडु सरकार के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाए जाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दरअसल सेंथिल बालाजी पर आरोप है कि साल 2011 से 2015 के बीच में वे एआईएडीएमके सरकार में परिवहन मंत्री थे और उस वक्त उनका ऐसा बयान सबके सामने आया था जिसमें वे पैसों के बदले नौकरी देने की बात कर रहे थे और कई लोगों को उन्होंने पैसा लेकर नौकरी भी दी है सरकारी। ऐसे में उनके खिलाफ दूसरी जांच एजेंसियों के साथ ईडी ने भी अपनी तफ्तीश शुरू की और तफ्तीश के बाद उनके घर और ठिकानों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। और कार्रवाई के दौरान ही सेंथिल बालाजी जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे तो अचानक ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इस दौरान यह भी कहा गया है कि सेंथिल बालाजी ने अपने खराब
स्वास्थ्य के भी बात कही थी, जिसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी करवा दिया गया है। फिलहाल तो समूचा विपक्ष एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने का आरोप लगाने लगा है और अब यही देखना होगा कि बीजेपी इस पूरे मसले पर किस तरह की सफाई आगे देती है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, न्यूज़ 24। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। ताजा हुई हिंसा में 9 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद आखिर वहां पे हिंसा क्यों नहीं रुक पा रही। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज गृहमंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं और मणिपुर के हालात के बारे में जानकारी के मुताबिक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। गृहमंत्री ने उनको ये जिम्मेदारी दी थी कि वहाँ के हालात पर अपनी एक रिपोर्ट दें और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर वो अपनी रिपोर्ट दें। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि आज गृहमंत्री को अमित शाह गृहमंत्री को वो अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं। आज दिल्ली में उनकी मुलाकात होनी तय बताई जा रही है। कैमरामैन रफीक के साथ शादी, न्यूज़ 24 दिल्ली। कुश्ती महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन के बीच अब कुश्ती महासंघ के चुनाव का ऐलान किया जा चुका है। 6 जुलाई को कुश्ती महासंघ का चुनाव कराया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कुश्ती महासंघ के नामांकन दाखिल करने की अंतिम जो तारीख है वो 23 जून होगी। वहीं नामांकन का प्रदर्शन 27 जून को किया जाएगा। 28 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसी दिन ही लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। 28 जून से लेकर 1 जुलाई तक नामांकन वापस कर लिए जा सकेंगे। इसके बाद 6 जुलाई को चुनाव होगा। बीते 1 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अधिकारियों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की थी। इस बैठक में चुनाव कराने के लिए चर्चा हुई थी। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश महेश मित्तल कुमार भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। राहुल गांधी ने यूएसए में ट्रक से किया सफर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने हाल ही में एक ट्रक से वाशिंगटन से न्यूयॉर्क तक 190 किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने ट्रक के ड्राइवर तेजेंद्र गिल से बातचीत भी की। राहुल ने इस बातचीत का वीडियो भी शेयर किया है। राहुल ने यात्रा के दौरान ट्रक ड्राइवर की महीने की कमाई के बारे में सवाल किया। ड्राइवर तेजेंद्र गिल ने जब महीने की अपनी कमाई बताई, उसे सुनकर राहुल भी दंग रह गए। राहुल गांधी ने इससे पहले पंजाब में भी ट्रक यात्रा की थी। तब उन्होंने अमृतसर में ट्रक ड्राइवरों से बातचीत कर उनकी समस्या जाननी थी। अब राहुल अमेरिका में ट्रक यात्रा करते नजर आए। राहुल ने ट्रक ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठकर ये यात्रा की। इस दौरान राहुल ने कहा कि अमेरिका के ट्रक ड्राइवर भारत से ज्यादा आरामदायक हैं। ड्राइवर के कंफर्ट की बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत के मुकाबले अमेरिका के ट्रक ड्राइवर को ज्यादा कंफर्ट है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश पर लगातार दिल्ली सरकार विपक्षी दलों को लामबंद कर रहा है और अब इसी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता डी राजा से मुलाकात की है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन जुटा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और इसी क्रम में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा से मुलाकात कर समर्थन मांगा। जानकारी के मुताबिक सीपीआईएम दफ्तर में होने वाली इस मुलाकात के दौरान दोनों नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया और साथ ही साथ केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर लाए गए अध्यादेश के खिलाफ मुख्यमंत्री केजरीवाल लगातार विपक्षी दलों से मिल रहे हैं। इससे पहले वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार और सीपीआई महासचिव सीताराम येचूरी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलकर भी समर्थन मांगा है। साफ तौर पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से इस समर्थन को जुटाने में प्रयासरत हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। कैमरामैन संजय लाल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। बिहार में महागठबंधन में रार के बाद अब दिल्ली में बीजेपी के बिहार के कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। बैठक में विनोद तावड़े मौजूद हैं जो कि बिहार के प्रभारी हैं और सुशील मोदी, संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी समेत बिहार के कई नेता मौजूद हैं। खास तौर पे बिहार में एनडीए इन मेकिंग जो है उस पे चर्चा हो रही है, चूँकि ये पूरा इशारा है कि कल जिस तरह से मांझी के बेटे
ने इस्तीफा दिया नीतीश के मंत्रिमंडल से और तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। उसके बाद ये तय है कि मांझी अब एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा वीआईपी के मुकेश सहनी का भी एनडीए में शामिल होने की बात सामने आ रही है। तो आज जो चर्चा हो रही है बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की, उसमें एनडीए इन मेकिंग जो बिहार में जो बड़ा करना है एनडीए को, उस पर चर्चा हो रही है। साथ ही 23 तारीख को जो विपक्षी दलों का गठबंधन के तौर पे एक मीटिंग हो रही है, जो गठबंधन है विपक्ष का उसको एक ताकत के तौर पे दिखाने के लिए जो गठबंधन बन रहा है उसके लिए बैठक हो रही है। उसको लेकर बैठक है, उस पर क्या रणनीति हो, उस दिन बिहार बीजेपी क्या करेगी, किस तरह से नीतीश कुमार की अगुवाई में जो ये बैठक हो रही है उसको काउंटर करेगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर रणनीति बन रही है बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में। कैमरामैन संजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। करीब 2 सप्ताह बाद 1 जुलाई से जम्मू कश्मीर में शुरू हो रही बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसके लिए जो है खुद एलजी मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में पहलगाम, नुनवन बेस कैंप और चंदनवाड़ी बेस कैंप का दौरा किया। वहाँ एलजी ने जो एक रिवाइव मीटिंग ली। एलजी ने अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया कि 20 जून तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाए ताकि जो यात्रा 1 जुलाई से अब शुरू हो रही है उसके दौरान किसी तरह की कोई कमी यात्रियों को यहाँ पर ना होने पाए। और इसके साथ साथ सिन्हा को यहाँ सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी जानकारी भी दी गई कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में दाखिल होते ही लखनपुर से लेकर पवित्र गुफा तक करीब 90,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेना और पुलिस के जवान पूरे अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा करेंगे चप्पे चप्पे पर। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में हर वर्ग को साधने के लिए शिवराज सरकार सौगातें देती जा रही है और अब एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। स्कूल में जो टॉपर छात्राएं होंगी, अब तक तो ये तय था कि उनको ही स्कूटी मिलेगी, लेकिन अब छात्राओं के साथ जो टॉपर छात्र होंगे उन्हें भी ई स्कूटी दी जाएगी। इससे पहले विधानसभा सत्र में भी ये तय किया गया था बजट में कि कॉलेज में जो टॉपर छात्राएं हैं उन्हें स्कूटी दी जाएगी। इस पूरे मामले पर अब सियासत भी हो रही है। कमलनाथ ने तंज कसते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कहा है कि घोषणाएं लगातार मुख्यमंत्री करते हैं, उनसे कोई जीत नहीं सकता। और मुख्यमंत्री अब अगली घोषणा ये कहेंगे कि स्कूटी के साथ साथ वो हेलीकॉप्टर की भी घोषणा कर सकते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनावी साल में इस तरह की सौगातों का सिलसिला लगातार जारी है और यही वजह है कि चाहे बीजेपी की बात की जाए या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां अलग अलग तरीके से वादों की झड़ी लगा रही हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। हिमाचल में मानसून की दस्तक से पहले ही मौसम ने तबाही मचानी शुरू कर दी और यही कारण है कि मंडी जिले की धनियारा जो ग्राम पंचायत है वहाँ और उसके आसपास के इलाके में देर शाम कल जिस तरह से बादल फटा और उसी बादल फटने से भारी तबाही भी हुई और कई एकड़ जमीन भी इसी पानी की चपेट में आ गई। और यदि मौसम विभाग की माने तो 17 तक येलो अलर्ट दिया गया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, आंधियां चलेंगी और वहीं पर 19 तारीख तक हिमाचल में मौसम खराब रह सकता है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। कानपुर देहात के चांदी लूट कांड मामले में यूपी पुलिस के लुटेरे एसएचओ और दरोगा को बर्खास्त कर दिया गया है। औरैया में 6 जून को एक्सप्रेस वे पर व्यापारी से 50 किलो चांदी लूट के आरोप में कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना के तत्कालीन एसएचओ अजय पाल कठेरिया और दरोगा चिंतन कौशिक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। जांच में दोषी पाए जाने के बाद दोनों को बर्खास्त किया गया है। कानपुर रेंज के आईजी ने ये जानकारी दी है। फिलहाल दोनों जेल में है। 6 जून को बांदा के कारोबारी मनीष सोनी कार से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से आगरा जा रहे थे। औरैया में चेकिंग के नाम पर उनकी गाड़ी रोक दरोगा चिंतन कौशिक और हेड कांस्टेबल रामशंकर यादव ने 50 किलो चांदी लूट ली थी। औरैया की एसपी चारू निगम और कानपुर देहात के एसएसपी बीबीटीजीएस मूर्ति ने बीते शुक्रवार को एसएचओ कटेरिया के सरकारी आवास से चांदी बरामद की थी। इसके बाद एसएचओ और दरोगा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। वहीं इस पूरे मामले की जांच कानपुर देहात के एसपी राजेश पांडे को सौंप दी गई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। ऑफिस, कॉलेज और दूसरी जगहों के ड्रेस कोड के बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा की हिमसागर सोसाइटी में ड्रेस कोड की एक चिट्ठी ने बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल सोशल मीडिया में ग्रेटर नोएडा की हिमसागर अपार्टमेंट का एक लेटर तेजी से वायरल हो रहा है। इस लेटर में लिखा गया है कि रेजिडेंट अपनी मर्जी से पहनावे पर थोड़ा ध्यान दें। पहनावे और आचरण पर विशेष ध्यान रखते हुए
लुंगी और नाइटी पहनकर बाहर न घूमें। इस नोटिस बोर्ड पर लगते ही सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हो गया। वहीं यहाँ सोसाइटी के रेजिडेंट को लेकर के इस ड्रेस कोड पर कई लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। हालांकि वो कैमरे पर निकलकर सामने तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही है कि हम इस ड्रेस कोड का विरोध करते हैं। दरअसल इस लेटर को सोसाइटी की RWA ने जारी तो कर दिया था, लेकिन बवाल होने के बाद में सोसाइटी इस समय बैकफुट पे आ गई है। ग्रेटर नोएडा से मैं मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24। औरंगजेब की तस्वीर वाले स्टेटस को लेकर महाराष्ट्र के कई जिलों में चल रहे विवाद के बीच अब इस विवाद में MNS प्रमुख राज ठाकरे की भी एंट्री हो गई है। राज ठाकरे ने अपने जन्मदिन पर औरंगजेब की तस्वीर वाला केक काटा है। इस केक पर लाउड स्पीकर की भी फोटो बनाई गई थी, यानी कि MNS ने अभी भी जो लाउड स्पीकर से अजान होती है ये मुद्दा छोड़ा नहीं है, क्योंकि MNS ने इस मुद्दे पर काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट किया था। इतना ही नहीं, MNS ने यहाँ तक कहा था कि अगर लाउड स्पीकर से अजान बंद नहीं की जाती है तो MNS मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पड़ेगी। इसको लेकर महाराष्ट्र में कई जगहों पर काफ़ी बवाल हुआ था। हालांकि राज ठाकरे ने अपने जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वो जन्मदिन पर कोई महंगा तोहफा न लाएं, सिर्फ काफ़ी और किताब लाएं या कोई प्लांट लाएं जो कि जरूरतमंदों को बाद में दिया जा सके। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। फर्जी चीफ जस्टिस बनकर बिहार के तत्कालीन DGP SK सिंघल को आरोपित IPS आदित्य कुमार की पैरवी करने के मामले में जेल की सलाखों के अंदर पहुंचे जालसाज अभिषेक अग्रवाल की कारस्तानियां कम नहीं हो रही हैं। दरअसल जेल के सेल में बंद अभिषेक भोपालिका उर्फ अभिषेक अग्रवाल ने एक साजिश के तहत उनके कर्मचारियों को मिलाकर अपने पास एक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता था और इस स्मार्टफोन के जरिए वह फर्जी ADG और जेल अधिकारी बनकर जेल अधिकारियों पर रोआब झाड़ता था। इस पूरे मामले का खुलासा गत रविवार को हुआ, जब जेलर को एक फ़ोन आया और फ़ोन करने के बाद उन्हें जब शक हुआ तो उन्होंने इस मामले में जब सेल में छापेमारी की तो अभिषेक अग्रवाल और उसके सेल में बंद एक अन्य आरोपी मोहम्मद राजा के पास से स्मार्टफोन बरामद हुआ और जिसमें कई जेल कर्मियों के नंबर थे। पटना के SSP की माने तो इस मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी जाएगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। उत्तरी कश्मीर के कुपवारा इलाके में नियंत्रण रेखा के पास मत्सिल इलाके में सेना और पुलिस की ज्वाइंट टीम के साथ मुठभेड़ के दौरान 2 हथियारबंद मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद किया गया है। और इस मुठभेड़ के बाद इस पूरे इलाके में बड़े स्तर पर फोर्सेस द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि इस इलाके में पुलिस और सेना को खुफिया सूचना मिली थी कि पाक कब्जे वाले कश्मीर से घाटी के अंदर कई मिलिटेंट एक साथ घुसपैठ करने की फिराक में है। इस इलाके में कहीं कुछ और घुसपैठे मिलिटेंट अभी भी मौजूद तो नहीं है। इसको देखते हुए अब सेना और पुलिस द्वारा बड़े स्तर पर इस जंगल के इलाके में नियंत्रण रेखा के आसपास तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अगर कोई और घुसपैठे मिलिटेंट इस इलाके में है तो उन्हें जल्द से जल्द दूर निकाला जाए। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।